हेलो, आई एम अभिषेक। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में। पार्लियामेंट्री कमेटीज होती क्या हैं, उनका यूज़ क्या होता है और इनको क्यों बनाया जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इनके फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ माने संसदीय समितियाँ। अगर हम देखें तो पहले देखते हैं वाई एंड व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री कमेटीज़। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती हैं और इनको क्यों बनाया जाता है। ठीक है, आज हम इसमें यही डिस्कस करेंगे सारा। ठीक है, अब देखते हैं पार्लियामेंट मीट्स 3 टाइम्स इन अ ईयर। 3 बार पार्लियामेंट का सेशन लगता है साल में। पहला सेशन देखते हैं, बजट सेशन होता है पहला सेशन, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा सेशन होता है मानसून सेशन, जो कि जुलाई से सितंबर तक चलता है। ये सबसे बड़ा सेशन होता है और सबसे लंबा चलने वाला। विंटर सेशन होता है नवंबर से दिसंबर, ये छोटा सेशन होता है। बजट सेशन में पहले तो साल में सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये बजट प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट में, मानसून सेशन में बहुत सारे बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं नवंबर दिसंबर में। ये सारे सेशन में बहुत सारे बिल इंट्रोड्यूस होते हैं। तो उनकी डिटेल स्क्रूटनी करने के लिए पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट होती है, इसमें जो बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एमपी, जिन्हें हमने इलेक्शन के थ्रू चुन के वहाँ पर भेजा है। लेकिन उनके पास इतनी, हो सकता है कोई मतलब किसी के पास उसकी अच्छी खासी जानकारी हो, सारे बिल्स के बारे में जानकारी हो, कोई पढ़ा लिखा हो, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिशियन होते हैं कम पढ़े लिखे। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए ये बिल के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को पढ़ने में और बहुत सारे समझने में तो इन्हें दिक्कत होती है। तो यहाँ आता है किसका रोल? पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का रोल। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं पार्लियामेंट में। उन्हीं मेंबर्स में से जिनके पास अच्छी खासी जानकारी होती है, उनका इलेक्शन होता है, उनकी कमेटी बनाई जाती है, एक ग्रुप बना दिया जाता है 15-20 लोगों का, जिसमें उनके पास पावर होती है उसको डिस्कस करने की, और वो पार्लियामेंट में आके उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब दीज कमिटीज असिस्ट पार्लियामेंट इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज, इसके काम के लिए असिस्ट करती है। और इट वर्क्स इवन व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन विद द लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या है इनकी जो कमेटी बनाई जाती है 15-20 या 30 लोगों की मैक्सिमम होती है। तो इनका ये रहता है कि पार्लियामेंट में यदि सेशन में सिटिंग सब बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ये सारा काम अपने कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहते हैं, चाहे सेशन में पार्लियामेंट के सेशन ऑन हो या ना हो, इनका काम चलता रहता है। तो इसका ये सबसे पहले तो ये मेन यूज़ हो गया, ताकि सरकार अपने सही काम और सही टाइम पे करती रहे। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो, हाँ, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कितने टाइप की होती है। तो पहली होती है स्टैंडिंग कमिटीज़, स्थायी समितियाँ, और जो दूसरी होती है वो होती है एड हॉक कमेटी, तदर्थ समिति। तो अब स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती हैं? स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की परमानेंट कमिटीज़, जिनको साल में एक बार बनाया जाता है और पूरी साल लगातार इनका काम होता रहता है, काम करते रहते हैं। एड हॉक कमेटी होती हैं जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जब किसी बिल पे, स्पेसिफिक बिल पे, किसी भी स्पेसिफिक बिल पे कोई अच्छी खासी मतलब टिप्पणी चाहिए हो या कोई उस पर स्क्रूटनी चाहिए हो, तब उसको एड हॉक कमेटी को बनाया जाता है। ठीक है, अब स्टैंडिंग कमेटी पढ़ते हैं। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट इन नेचर होती है। ठीक है, पढ़ लिया था। कॉन्स्टिट्यूटेड ईयरली एंड वर्क ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, कंटिन्यू बेसिस पे काम करती है। ठीक है, अब इसके भी 3 टाइप होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के 3 टाइप होते हैं। पहला, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। फाइनेंस से समझ में आ रहा है, ये पैसों का लेना देना जो भी होती है उसके लिए भी बनाई जाती है। ठीक है, वित्तीय स्थायी समिति। ठीक है, अब दूसरी हो गई डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, जो भी विभाग संबंधित स्थायी समिति। विभाग से मतलब सारे स्पेसिफिक विभाग होते हैं, सारे जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए अलग अलग कमेटियां बना दी, ताकि वो अपने अपनी जो भी डिपार्टमेंट उन्हें दिए गए हैं उसके लिए काम कर सकें, उसकी देख रेख कर सकें। ठीक है, अब तीसरी होती है अदर स्टैंडिंग कमिटीज़, जो बहुत सारी स्थायी कमिटीज़ होती हैं। और ठीक है, अब अपन देखें एड हॉक कमिटीज़, तदर्थ समिति। एड हॉक कमिटी वर्क ऑन अ टेम्पररी बेसिस, ये टेम्पररी इन नेचर होती है।
सीज टू एग्जिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ टास्क असाइन टू देम। ठीक है, अब यो इनका इनका ये रहता है कि इनका यदि काम पूरा हो गया है तो इसको हटा दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है इस समिति को। ठीक है, अब इसके टाइप्स कितने होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं दो, इंक्वायरी कमेटी होती हैं और एडवाइजरी कमेटी होती हैं। इंक्वायरी कमेटी जांच समिति और सलाहकार समिति, समझ में ही आ रहा है लिखे से, ये इंक्वायरी के लिए बनाई जाती होगी और ये एडवाइस लेने के लिए बनाई जाती होगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहले अपन एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पढ़ते हैं क्योंकि ये छोटी सी हैं और इन पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टैंडिंग कमेटी जो बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। तो अब अपन डिस्कस करते हैं एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटीज़। अब ये पहली कमेटी होती है इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी को क्या बोलेंगे? इसमें इसका काम क्या होता है? दीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम आइदर बाय टू हाउसेस ऑन अ मोशन अडॉप्टेड और बाय स्पीकर और चेयरमैन टू इंक्वायर इनटू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और केस। तो इंक्वायरी कमेटी का ये रहता है या तो पूरी पार्लियामेंट मिलके एक मोशन इंट्रोड्यूस करे और मोशन के थ्रू इस इंक्वायरी कमेटी को बना दे, या तो लोकसभा का स्पीकर या तो राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है, इनमें से कोई भी इस कमेटी को बना सकता है। अब इस कमेटी की ज़रूरत क्यों होती है? देखो एग्जाम्पल में देखें तो यदि किसी जगह डिजास्टर हुआ, जैसे उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड आई उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ तो उसकी जांच के लिए उसके नुकसान, उससे क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, उससे क्या क्या फाइनेंशियल इश्यूज आए हैं और उसके लिए क्या फंड रिलीज़ करना चाहिए, उसके लिए यदि जो कमेटी बनानी है वो इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं। इसमें स्पीकर भी बना सकता है, चेयरमैन भी बना सकता है या पूरी पार्लियामेंट। तो ये इसको पूरा डिज़ास्टर को स्टडी करेगी और अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगी। पार्लियामेंट इस पर बहस करेगा, उसके बाद इसके लिए काम किया जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, ऐसे बना दी उत्तराखंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, ऐसी कुछ कमिटीज़ बना दी, एग्जांपल दिया है ये तो। ठीक है, अब देखते हैं अपन एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी सलाहकार समिति। तो इसमें सिंपल है, टू डू अ डिटेल स्क्रूटनी ऑन अ पार्टिकुलर बिल। कोई भी एक पर्टिकुलर बिल है तो इसको यदि आगे पढ़ें तो अ बिल व्हेन गोइंग थ्रू अ सेकेंड रीडिंग कैन बी सेंट फॉर। कोई भी बिल है उस पर अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है पहले ही और लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन फिर भी उसकी ज़रूरत पड़ रही है कि इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में स्टडी हो, डिटेल में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बात हो, तो उसके लिए एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाता है। तो इसमें यह है कि यदि इसको सेकेंड रीडिंग के लिए भेजना है तो दो ही ऑप्शन होते हैं अपने पास, पार्लियामेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो पब्लिक ओपिनियन ले या एडवाइजरी कमेटी का ओपिनियन ले। तो पब्लिक ओपिनियन में डायरेक्ट क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पर जाके ओपिनियन एक पोल करती है जिसमें पूरी पब्लिक अपना ओपिनियन दे सकती है, लेकिन ये बेयरली ऐसा होता है। तो एडवाइजरी कमेटी के पास जाता है ये। ठीक है, ये बिल है जो एडवाइजरी कमेटी के पास जाएगा, वो एडवाइज करेगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है आगे। ठीक है, अभी ये एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटीज़ खत्म हुई, बस इतना ही था। अब अपन पढ़ते हैं स्टैंडिंग कमेटीज़। ये हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती हैं पार्लियामेंट की वो होती हैं 44 सेकेंड, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो होती हैं 44 इन नंबर्स, टोटल 44 होती हैं। अब इसमें देखें तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी 3, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी DRSCs ये होती हैं 24। ठीक है, और अदर स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं ये होती हैं 17। ठीक है, टोटल 44। अब देखते हैं अपन फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी में 3 कमेटी होती हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी फाइनेंस से रिलेटेड है, तो सारे अकाउंट्स के बारे में ही जानकारी रखने के लिए ये कमिटीज़ का गठन होता है। तो पहली होगी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, एस्टिमेट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति। ठीक है, और तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड अंडरटेकिंग्स हैं उसके लिए ये कमेटी का गठन होता है। ये कमेटी कौन सी है? सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। ठीक है, अब अपन इस पे यदि आगे DRSC 24 है, इसके बारे में अपन बाद में कर लेंगे। और अदर स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं जैसे कमिटीज़ रिलेटेड टू अ डे टू डे बिजनेस ऑफ अ हाउस। ठीक है, हाउस कीपिंग कमेटी होती है, कमेटी टू इंक्वायरी के लिए, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल,
ये सब होती हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़, अदर स्टैंडिंग कमिटीज़। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में। ये जो 3 होती हैं ना, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, अब पहले देखें तो पब्लिक अकाउंट, एक सेकंड है ना, अब ये होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पहला इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, मेन काम होता है, चेक्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को चेक करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई जाती है। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई, सीएफआई से यदि कोई फंड रिलीज़ किया गया है, वो रिलीज़ ऐसे होता है, बजट से रिलीज़ होता है, और यदि अलग से भी करवाना रहता है वो भी पार्लियामेंट के थ्रू रिलीज होता है। तो उसका लेखा जोखा सारा रखने के लिए, उसका पूरा हिसाब रखने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई जाती है। अब इसको एक हिसाब से बोलते हैं वॉच डॉग टू अ पार्लियामेंट, वॉच डॉग कमेटी टू अ पार्लियामेंट, तो ये पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसके बारे में और देखें तो सेटअप इन 1921 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1921 में इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, अब इसकी मेंबरशिप देखें तो 22 मेंबर्स होते हैं इसमें। लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। इसका टर्म होता है 1 ईयर। ठीक है, अब जो लोकसभा से और राज्यसभा से जो मेंबर्स लाए जाते हैं, उनका ऑल द मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये वोटिंग का एक तरीका होता है, इसके बारे में बाद में हम कभी बात करेंगे। एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसके थ्रू इलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें ये रहता है कि टू गेट ऑल द पार्टीज रिप्रेजेंटेशन इन द कमेटी। जो भी रूलिंग पार्टी होती है, ओपोजिशन पार्टीज जो भी होती हैं, उनको बराबर का एक रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए ये वाला PRSTV का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका देखें तो नो मेंबर कैन बी अ मिनिस्टर। ये सबसे अच्छा किया। मेंबर जो मिनिस्टर होते हैं उसको मेंबर इसका बना ही नहीं सकते। इसका क्या, कोई भी कमेटी का मेंबर मिनिस्टर को नहीं बनाते, क्योंकि मिनिस्टर के पास होती है मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री की देख रेख करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है। अगर मिनिस्टर ही उसी कमेटी का मेंबर रहा तो वो कुछ ना कुछ झोल तो करेगा। ठीक है, इसलिए मिनिस्टर को तो हटा ही दिया, भैया मेंबर रहेगा तो मिनिस्टर नहीं रहेगा, और मिनिस्टर रहेगा तो मेंबर नहीं रहेगा। तो इनमें से ये जो 22 होते हैं टोटल मेंबर्स, इनमें से ही एक मेंबर को चेयरमैन भी बना दिया जाता है। चेयरमैन कौन डिसाइड करता है? चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। यूजुअली चेयरमैन जो होता था पहले जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता था, ये होता था रूलिंग पार्टी से। लेकिन एक कन्वेंशन के थ्रू फ्रॉम 1967 एज अ कन्वेंशन चेयरमैन इज फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। इसमें भी एक कैच है, अपोजिशन पार्टी से ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन क्यों रखा है? पहले रखा था, पहले पता नहीं था कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होता है, अब रूलिंग पार्टी का चेयरमैन है, उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। तो अब क्या होगा, यदि कोई भी झोल समझ में आएगा तो चेयरमैन कौन है? रूलिंग पार्टी का, और रूलिंग पार्टी के ही कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, तो वो ऐसा तो होने नहीं देगा, कुछ ना कुछ वहाँ से भी झोल होगा। इसलिए अपोजिशन पार्टी को रखा है चेक्स के लिए, सारे ये चेक्स बना के रखे, इस पर बैलेंस करके रखे, और इस पर जो अपोजिशन पार्टी का चेयरमैन होगा वो अच्छे से डिटेल में उस पर बहस कर सके। ठीक है, अब इसमें एक नोट भी है, नोट देखें तो कैग असिस्ट देम इन द एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट। तो कैग जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो कैग का काम ये होता है कि ये जो फाइनेंशियल जो जितने भी अकाउंट्स हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, इस सब की स्टडी करता है कैग। ठीक है, पूरे फाइनेंस की स्टडी करता है कैग, और वो एक रिपोर्ट बनाता है जिसको वो पार्लियामेंट्री कमेटी को देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। और उसी रिपोर्ट में वो एक रिपोर्ट में सब कुछ हाईलाइट करके देता है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ फंड का यूज़ हुआ है, और ये आप इस पर आप बहस कर सकते हैं पार्लियामेंट में जाके। तो वो पूरा असिस्ट करता है किसको? ये मिनिस्टर को, ये मेंबर्स को। किसके मेंबर्स को? पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स को ये अच्छे से असिस्ट करेगा कि यहाँ यहाँ कैच है, यहाँ पे पकड़ना है आपको। ठीक है, और इसी के लिए दिस इज वाई कैग इज कॉल्ड फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड इसको बोला जाता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी में पब्लिक अकाउंट कमेटी समझ में आ गया होगा।
पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है। और एक बात, पब्लिक अकाउंट कमेटी ओल्डेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, सबसे पुरानी कमेटी जो है वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट कमेटी पे, एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स कमेटी पे आते हैं तो इसका काम, एस्टीमेट्स कमेटी का काम होता है चेक्स बजट एस्टीमेट्स। मेन काम होता है चेक करना बजट एस्टीमेट्स को। कैसे, अब अगर बजट सेशन में बजट इंट्रोड्यूस किया है तो बजट में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो बताती है कि हमने पिछले साल इन इन चीज़ों पर हमने पैसा खर्च किया है। ठीक है, इतना पैसा लिया था हमने गवर्नमेंट से, कंसोलिडेटेड फंड से, और इतना हमने ऐसे खर्च किया है, और बताएगा कि आगे चल के हम इन चीज़ों पर इतना पैसा खर्च करेंगे। तो अब जो एस्टीमेट्स जो बताते हैं बजट में, उनको स्टडी करने के लिए एस्टीमेट्स कमेटी बनाई है। ठीक है, अब इसका और फंक्शन देखें तो टू एग्जामिन द एस्टीमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये तो ठीक है, बजट के मतलब स्टडी करना। अब इकोनॉमीज, टू सजेस्ट इकोनॉमीज, सजेस्ट इकोनॉमीज का क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये पर्टिकुलर काम 100 रुपये में कर देंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये एस्टीमेट्स कमेटी को लगता है कि ये जो काम है इसको 70 रुपये में किया जा सकता है, ये 70 में किया जा सकता है, इनने 100 रुपये थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, तो ये सब सजेस्ट कर सकती है कमेटी, पार्लियामेंट में बहस करेगी, बताएगी कि आपने जो 100 रुपये का काम बोला है वो 70 में भी हो जाता है। तो ये सब कम, मतलब ये भी बता सकती है कि भाई सरकार का खर्चा कम कैसे करो, ये सब सजेस्ट करती है। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द कंटिन्यूअस एस्टीमेट्स कमेटी। ठीक है, एस्टीमेट्स जो कमेटी होती है वो क्या करती है, साल भर पूरे बजट को स्टडी करती रहती है, क्या बोला गया है और क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सब स्टडी करती है। अब इसके बारे में देखें, थोड़ा पहले का देखें तो इस्टेब्लिश्ड इन 1950, 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई। जॉन मथाई कौन? जॉन मथाई उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही फेमस थे उस टाइम पे, और बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सही इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, अब इसके बारे में और देखें तो ओरिजिनली 25 मेंबर इसमें बनाए गए थे, लेकिन 1956 में बढ़ाकर 30 मेंबर कर दिया। ठीक है, अब इसका टर्म एक साल सबका ही है, और ये लाइन तो सेम ही है, 9 मेंबर कैन बी ए मिनिस्टर, वन ऑफ द मेंबर विद इन द मेंबरशिप विल बी अ चेयरमैन, एक उनमें से ही एक को चेयरमैन बना देंगे। अब इसमें आते हैं एस्टीमेट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्या होता था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में पीएसी में लोकसभा से कितने थे, 15, राज्यसभा से 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑल द मेंबर्स, 30 के 30 मेंबर, ऑल द मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा इलेक्टेड थ्रू PRSTV, सारे मेंबर जो भी रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे, लोकसभा से। ठीक है, अब चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर, ऑब्वियस। ठीक है, अब चेयरमैन इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी से रहेगा इसका चेयरमैन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरी कमेटी के बारे में। तो तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग देखते हैं, पब्लिक सेक्टर, हाँ पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एक्चुअल में होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। मोर देन 50% शेयर होल्डिंग विद द गवर्नमेंट, यदि कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है उसकी शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा यदि गवर्नमेंट के पास है तो वो पब्लिक अंडरटेकिंग में आएगी। जैसे LIC की जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास है, तभी LIC कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब इसका काम पब्लिक अंडरटेकिंग का टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। फाइनेंशियल कमेटी है, तो पब्लिक अंडरटेकिंग के जितने भी रिपोर्ट्स रहेंगे उसके अकाउंट्स के बारे में पूरी डिटेल स्क्रूटनी करेगा, उस पर चर्चा करेगा कि यहाँ पे इतना पैसा कैसे खर्च हुआ, क्यों हुआ, वो सब। ठीक है, अब इसका हिस्ट्री देखें तो इस्टेब्लिश्ड इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। ये याद करने का है और कुछ नहीं। ठीक है, ओरिजिनली 15 मेंबर होते थे, लेकिन बढ़ाकर 1974 में इसके 22 मेंबर कर दिए।
1 साल का टर्म होता है। अब मेंबर्स देखें तो मेंबर्स होते हैं लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी यही होता है, ठीक है। मेंबर्स टोटल होते हैं 22। अब सेम है, नो मेंबर कैन बी ए मिनिस्टर, और उन्हीं मेंबर्स में से एक चेयरमैन चुना जाता है। चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? स्पीकर। और इसका इलेक्शन कैसे होता है मेंबर्स का? PRS-TB। अब चेयरमैन इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी से रहेगा। वो ज़रूरत थी पब्लिक अकाउंट कमेटी में, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट की सारी स्पेंडिंग और सारे खर्चे के बारे में बात हो रही है, उसके लिए अपोजिशन पार्टी का जो बोलते हैं चेयरमैन होना ज़रूरी था। यहाँ पर इतना ज़रूरी नहीं है। अब अपन बात करते हैं, ये हो गई अपनी तीनों फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। पहली थी पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी एस्टिमेट्स कमेटी, तीसरी कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब अपन पढ़ते हैं चौथी कमेटी के बारे में, चौथी नहीं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। अब डिपार्टमेंट रिलेटेड DRSCs के बारे में पढ़ते हैं। तो DRSCs कितनी होती हैं? 24 इन नंबर्स, 24 होती हैं। 3 होती हैं वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, 24 होती हैं ये, और 17 होती हैं अदर स्टैंडिंग कमेटी। तो पहले क्या हुआ था, 17 DRSCs बनाई गई थी, 17 DRSCs बनाई गई थी इन द सेटअप। 17 DRSC सेटअप हुई थी पार्लियामेंट में 1993 में, ठीक है। लेकिन 2004 में इसको बढ़ाकर 7 और जोड़ दी, तो हो गई 24 DRSCs। 24 DRSCs अभी मतलब अभी हैं, जिसमें से 16 वर्क अंडर लोकसभा, 8 वर्क अंडर राज्यसभा। 16 लोकसभा के अंदर काम करती हैं और 8 राज्यसभा के अंदर काम करती हैं। ईच DRSCs कंसिस्ट 31 मेंबर्स, 31 मेंबर होते हैं एक DRSCs में, ठीक है। जिसमें से लोकसभा के पास 21 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के पास 10 मेंबर होते हैं। लोकसभा में स्पीकर नॉमिनेट करता है और राज्यसभा में चेयरमैन नॉमिनेट करता है। अब देखें तो एक कमेटी में कितने होते हैं? 31 मेंबर, तो 24 कमेटी में टोटल हो गए 744 मेंबर्स। अब इनमें इतने सारे मेंबर होते हैं जो पूरी DRSCs को देखते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इनमें से ये है कि 1 मेंबर कैन बी ए पार्ट ऑफ मोर देन 1 DRSC। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर एक ही DRSC पे काम करेगा। एक मेंबर है वो 2 में भी हो सकता है, 2 DRSCs में काम कर सकता है, ठीक है। अब देखें इसका तो इसका टर्म भी 1 साल होता है, और सेम बात, नो मेंबर कैन बी अ मिनिस्टर, और उसी में से एक मेंबर को चेयरमैन बनाया जाता है, और चेयरमैन स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। अब इसका DRSCs अब जो 24 होती हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग होती हैं। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन काम क्या होता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DRSCs आर टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स टू द पार्लियामेंट। अब एग्जीक्यूटिव्स कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव। जो मिनिस्टर की टोली होती है पूरी, मिनिस्टर में क्या होता है? MPs होते हैं, सारे मिनिस्टर तो नहीं होते। MPs में से चुन के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और ये सब पूरी पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल होते हैं। तो अब क्या होता है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ बनती हैं, तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में अलग अलग बनती हैं। तो अलग अलग बनती हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इससे क्या रहता है, जो भी ये COM होते हैं, COM काम करते हैं पूरा मिनिस्ट्री पर। तो मिनिस्ट्री पर अच्छे से चेक्स एंड बैलेंस बनाने के लिए, अच्छे से अकाउंटेबिलिटी उनकी मेंटेन करने के लिए ये DRSCs का गठन होता है, ठीक है। पार्टिकुलरली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मेन काम रहता है DRSCs का, भाई पैसों पर ध्यान देना, पैसों के बारे में ढंग से उस पर स्टडी करना और ये सब, ठीक है। अब दीज 24 DRSCs कवर अंडर देयर जुरिस्डिक्शन ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट ऑल द मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसके, और जो भी डिपार्टमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, सबको कवर करती हैं ये 24 DRSCs, ठीक है। DRSCs के बारे में बस इतना ही सही है। अब देखें तो अदर स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती हैं 17 इन नंबर्स, अदर स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की वैसी ज़रूरत है नहीं, बस एक लाइन में समझ में आ जाता है उनको देख के कि ये कमेटी का काम क्या होगा। जैसे 17 होती हैं, जिनमें से 3 होती हैं कमिटीज़ टू इंक्वायर, 4 होती हैं हाउस कीपिंग कमिटीज़, अब 6 होती हैं कौन कौन सी? कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, ठीक है, और 4 और होती हैं कमिटी रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है। अब पहले देखें तो कमिटी टू इंक्वायर,
सबसे पहले देखते हैं, इसमें 3 कमिटीज़ होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? इंक्वायरी के लिए होती है मेन चीज़, ठीक है। अब इसमें कमिटी देखें, पहली देखें तो कमिटी ऑन पेटिशन। अब इसमें क्या होता है, कमिटी ऑन पेटिशन में कैन फाइल एनीवन कैन फाइल पेटिशन अगेंस्ट एनी बिल इंट्रोड्यूस पेंडिंग और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी इंसान जाके पेटिशन फाइल कर सकता है, किस पे? पार्लियामेंट में जाके, जो भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है या पेंडिंग पड़ा है, या कोई पब्लिक अथॉरिटी पर भी ये पिटीशन फाइल कर सकता है डायरेक्ट, ठीक है। अब कमिटी ऑन प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ा होगा आपने पहले ही। एमपी की कुछ प्रिविलेजेस होती हैं पार्लियामेंट में, उनको बहुत सारी मतलब प्रिविलेजेस मिली होती हैं। तो अब क्या होता है, कभी कभी एमपीज की प्रिविलेजेस ब्रीच हो जाती है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस मतलब उनका हनन हो जाता है प्रिविलेजेस का, तो उसको देखने के लिए अलग से कमेटी बना दी है, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, ठीक है। अब देखें तो तीसरी जो कमेटी है, एथिक्स कमेटी। तो इथिकल कंडक्ट देखने के लिए एथिक्स कमेटी बनाई है। किसका इथिकल कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एमपीज, कि भाई ये एमपी जो हैं उनका एग्जामिन करती है कि जो भी इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। होते हैं एमपी पार्लियामेंट में, अक्सर देखते हैं कोई जूते फेंक रहा है, चप्पल मार रहा है किसी को, और पेज फाड़ रहा है, पेपर फाड़ रहा है। तो इस सब जो मिसकंडक्ट होते हैं, इस सब को देखने के लिए एथिक्स कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, इसमें होती है 6 कमेटी। सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। कमिटी ऑन गवर्नमेंटल एश्योरेंस। गवर्नमेंट ने बोला कि हम इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे और हम ST/SC के लिए ये सब काम करेंगे, उसके जो उन्होंने एश्योरेंस दिया है उस सब को एग्जामिन करने के लिए, एश्योरेंस को एग्जामिन करने के लिए एक कमेटी बना दी, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ठीक है। अब दूसरी देखें तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टू एग्जीक्यूटिव। अब क्या होता है इसमें, ये है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, देखो अब एमपीज़ हैं, एमपीज़ के पास बहुत सारा काम है, तो वो क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको काम दे देते हैं कि आप इस पर कानून बनाओ, इस पर लॉ बनाओ, इस पर अच्छा खासा बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए अच्छे से उस पर स्टडी करो। तो उनके पास सिविल सर्वेंट के पास पावर दे देते हैं, थोड़ी सी पावर होती है, तो उसको कमिटी देखती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को, जो मतलब ये काम देते हैं उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो एग्जीक्यूटिव पर ध्यान देने के लिए कि ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं और इसका यूज़ सही से कर रहे हैं एज पर द रूल, तो कमिटी इसके लिए बना दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरी कमिटी, कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। सिंपल है, जो भी पेपर्स लेड आर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर और नॉट। तो क्या है, जो भी कमेटी एक बना दी गई है, क्योंकि ये होता है पार्लियामेंट में कि अगर कोई भी पेपर, ऐसे प्राइवेट मेंबर हो या कोई भी हो, अगर किसी ने भी पेपर इंट्रोड्यूस किया है, कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया है, टेबल पे रखते ही वो एक मतलब लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और वो भी जो ऑन द रिकॉर्ड हो जाता है पूरा। आपको ये, यदि कोई भी पेपर इंट्रोड्यूस किया है किसी ने भी, चाहे अपोजिशन पार्टी का लीडर हो, अपोजिशन पार्टी का मेंबर हो, कोई भी हो, तो यदि उसने इंट्रोड्यूस किया है तो वो ऑन द रिकॉर्ड हो जाता है, पूरा रिकॉर्ड पे हो जाता है, और वो आपको लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके देखते हैं कि वो, अब ये कमेटी का काम होता है कि इसको जो पेपर्स रखे गए हैं, पेपर्स लाए गए हैं, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर से मतलब एज पर द रूल रखे गए हैं कि नहीं रखे गए, तो उसको देखती है। अब अगली देखें चौथी, तो कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ ST/SC के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको देखने के लिए कि इस पर सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको देखने के लिए एक कमेटी बना दी। ऐसे ही बना दी एक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसको इस वुमेन एम्पावरमेंट को देखने के लिए एक अलग से कमेटी बना दी। अब एक कमेटी और है, जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एमपी के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले तो एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हो सकता है एमपी होने के साथ साथ ये किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चेयरमैन बन के बैठे हों और वहाँ से भी पैसे कमा रहे हों। और अब लेकिन एमपी के लिए ये होता है कि ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
इनका नहीं होना चाहिए। कोई भी एमपी के अलावा इनके पास कोई भी आमदनी के लिए कोई भी पब्लिक ऑफिस का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस सब को देखने के लिए कमेटी बना दी, जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब देखें तीसरी, कमेटी ऑन डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस। अब जो भी रोज़मर्रा की वहाँ पे चीज़ें होती हैं पार्लियामेंट में, तो उसको देखने के लिए सारी जो कमिटीज़ बनाई गई हैं वो है कमेटी ऑन डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस। इसमें पहली कमेटी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। जो भी वहाँ का काम है पूरा पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा का, उस पर जो एडवाइस देना है वो एडवाइजरी कमेटी करेगी। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रिजोल्यूशन। प्राइवेट मेंबर्स आते हैं, बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको रिजोल्यूशन, उसका रिजोल्यूट करने के लिए जो भी है वो एक कमेटी बना दी गई है, उसके तहत होगा। अब तीसरा देखते हैं तो रूल्स कमेटी, सारे रूल्स देखेगी पार्लियामेंट में सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नए रूल्स बनाने की ज़रूरत है क्या, वो सब रूल्स कमेटी देखेगी। अब कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। मेंबर्स हैं, अभी सेशन चल रहा है, मान लो मानसून सेशन चल रहा है, तो मानसून सेशन में एमपी हैं, कुछ लोग, कुछ एमपी एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, उसकी एब्सेंटीज़ को देखने के लिए, उसको चेक्स करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं चौथी कमेटी, हाउस कीपिंग कमेटी। हाउस कीपिंग कमेटी समझ में ही आ रहा है, तो इसमें देखें पहला हाउस कमेटी, घर का काम देखने के लिए, पार्लियामेंट का सारा काम देखने के लिए जो भी और मतलब एक्स्ट्रा काम रहेगा वो ये करेगी, ठीक है। लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी का पूरा काम देखेगी। जॉइंट कमेटी ऑन अलाउंस एंड सैलरीज ऑफ मेंबर्स। अब ये कमेटी कब बनती है, ये कमेटी का यूज़ कहाँ, मतलब कैसे किया जाता है, तो ये कमेटी का काम रहता है कि देख, अपन यदि कभी कभी देखा होगा कि अपन जाते हैं एमपी के घर और गार्ड बोलता है कि एमपी तो है ही नहीं, फिर तुम 2 महीने बाद गए, फिर बोला एमपी तो है ही नहीं, अब एमपी गए कहाँ। इनका ये रहता है कि ये एमपी जो होते हैं, अब बजट सेशन 3 बार तो पार्लियामेंट में इनको बैठना पड़ता है, 2-2 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए, तो उसके लिए एमपीज़ को दिल्ली जाके रहना पड़ता है। अब वो सब रहेंगे तो उनके अलाउंस और सैलरीज, उनके मतलब रहने का, खाने का और सब जो भी मैनेज करना है वो ये कमेटी मैनेज करती है, जॉइंट कमेटी, ठीक है। एक जनरल पर्पस कमेटी बना दी कि इनमें से कोई भी काम इन कमेटी का नहीं हो तो कौन सी कमेटी को, जनरल पर्पस, कोई भी पर्पस हो अलग से इनके पास जाओ, ये कमेटी उसको देखेगी, ठीक है। अब चौथी कमेटी हो गई। लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो कमिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, पार्लियामेंट की कौन कौन सी कमेटी होती हैं, और सारी डिटेल में हमने डिस्कस किया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो होती हैं फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी जो 3 कमेटी होती हैं उनको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब कमेटीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।